वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से पाक अफगान यूथ फोरम के वक्त की मुलाकात। पाकिस्तान अफगान ताल्लुकात अफगानिस्तान में पायदार अमन के लिए पाकिस्तान की जानिब से उठाए गए इक़दामात और कश्मीर समेत खित्ते की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। अफगान मसले का हल अस्करी नहीं बल्कि सियासी तरीके से मुमकिन है। पाकिस्तान अफगानिस्तान में अमन चाहता है। हमारे मुस्तकबिल की तमाम माशी हिकमत अमलियों का इन्हिसार अफगानिस्तान में अमन पर है। पाकिस्तानी अवाम अफगानियों को पड़ोसियों के बजाय अपना भाई समझते हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान। पुरअमन अफगानिस्तान पाकिस्तान के मफाद में है। हमारे दरवाजे अफगान भाइयों के लिए खुले हैं। पाकिस्तान की कोशिश है कि अफगानिस्तान के तमाम स्टेक होल्डर्स मिलकर किसी नतीजे पर अफगान जंग से पाकिस्तान की मईशत को नुकसान पहुंचा है। वज़ीर ममलकत इत्तलात और नशरियात फारूक हबीब का तकरीब से खिताब। अफगानिस्तान में अमन और इस्तेहकाम के लिए आलमी सतह पर कोशिशों में तेज़ी। त्यानजन में तालिबान वफ़द की चीनी वज़ीर ख़ारजा और दीगर क़यादत से मुलाकातें। अमन अमल और अफगानिस्तान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। अफगान सिक्योरिटी फोर्सेज और तालिबान के दरमियान मुख्तलिफ सूबों में शदीद लड़ाई। बड़े पैमाने पर हलाकतों की इत्तलात। मुल्क में कोरोना वायरस के फैलाव में तेजी। मस्बत केसेस की शरह 7.53% रिकॉर्ड। 4,497 नए केसेस रिपोर्ट। 76 अफराद लुकमा अजल बने। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 59,707 टेस्ट किए गए। वैक्सीनेशन के अमल में तेजी। अब तक 2,62,46,990 खुराकें लगाई जा चुकी हैं। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी असद उमर और मुआवने ख़ुसूसी सेहत के NCOC में मीडिया से गुफ्तगू। मजमूई तौर पर कोरोना के आदाद और शुमार में इजाफा नज़र आ रहा है। कराची में वबा का फैलाव ज़्यादा है जिससे सेहत के शोबे पर दबाव बढ़ रहा है। हिफाजती तदाबीर पर अमल करके अच्छे नताइज बरामद किए जा सकते हैं। इस साल से मकामी तौर पर बिजली से चलने वाली गाड़ियां तैयार होंगी। इस शोबे में चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर कलीदी हैसियत रखता है। निजी शोबे ने चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम शुरू कर दिया है। ये साफ फ्यूल मुस्तकबिल की जरूरत है। इससे पेट्रोलियम मसनूआत की दरामद में कमी और माहौल पर अच्छे असरात मुरतब होंगे। वफाकी वज़ीर तवानाई हमाद असर का इलेक्ट्रिक कारों की चार्जिंग और दीगर उमूर पर गौर की तकरीब से खिताब। मनामा में पाक बहरीन दूसरे मुश्तरका वज़ारती कमीशन के इजलास का एलामिया जारी। तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई और सकाफत के शोबों में दोतरफ़ा ताउन के फ़रोग़ पर इत्तिफ़ाक़। दोनों ममालिक के दरमियान सरमायाकारी के हवाले से मुख्तलिफ मुफ़ाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी और बहरीन के वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर अब्दुल लतीफ़ बिन राशिद अज़्ज़यानी ने मुफ़ाहमती याददाश्तों पर दस्तखत किए। पंजाब असम्बली के हल्के PP 38 सियालकोट में ज़िमनी इंतखाब। गैर हतमी नताइज के मुताबिक तहरीक इंसाफ के एहसन सलीम बरियार कामयाब। मुस्लिम लीग नून के तारिक सुबहानी दूसरे नंबर पर। सियालकोट में कामयाबी नए पाकिस्तान और तब्दीली के एजेंडे की जीत है। पाकिस्तान में सिर्फ शफाफियत और दयानतदारी ही की सियासत चलेगी। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली की नशस्त हल्का LA-16 शर्की बाग के 4 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा पोलिंग जारी। चारों पोलिंग स्टेशन हसास तरीन करार दिए गए हैं। सिक्योरिटी इंतहाई सख्त कर दी गई। 25 जुलाई को होने वाले आम इंतखाबात में इस हल्के के 2 पोलिंग स्टेशन पर बदनज़मी की वजह से बैलेट पेपर्स खराब कर दिए गए थे, जबकि 2 पोलिंग स्टेशन पर सिरे से पोलिंग नहीं हो सकी थी। निहत्ते कश्मीरियों पर भारतीय मजालिम का सिलसिला जारी। काबिज फौज की श्रीनगर में महासरे और तलाशी की कार्रवाइयाँ। लोगों में शदीद खौफ व हिरास। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का तनाज़ कश्मीर को आलमी फोरम्स पर उजागर करने पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से इज़हार तशक्कुर।
بھارتی ریاست ہماچل پردیش میں شدید بارشوں اور سیلاب نے تباہی مچا دی، 14 افراد ہلاک، 36 لاپتہ ہو گئے، سڑکیں اور گلیاں ندی نالوں کا منظر پیش کرنے لگی، کھڑی فصلوں کو نقصان۔ گزشتہ ایک ہفتے کے دوران شدید بارشوں سے ہلاکتوں کی تعداد 160 سے تجاوز کر گئی۔ قومی کرکٹ ٹیم کا دورہ ویسٹ انڈیز، برج ٹاؤن میں بارش کے باعث پہلا ٹی20 میچ بے نتیجہ رہا۔ میزبان ویسٹ انڈیز نے مقررہ 9 اوورز میں 5 وکٹوں پر 85 رنز بنائے۔ پولارڈ کے ناٹ آؤٹ 22 رنز، حسن علی کی 2 وکٹیں۔ بارش کے باعث پاکستانی ٹیم بیٹنگ نہ کر سکی۔ 4 میچز کی سیریز کا دوسرا میچ ہفتے کو گیانا میں کھیلا جائے گا۔ سیریز دیکھیے پی ٹی وی اسپورٹس پر براہ راست۔ اور ٹوکیو اولمپکس میڈلز ٹیبل پر چین سر فہرست، ٹیم کے 14 طلائی، 6 چاندی اور 9 کانسی کے تمغے، امریکہ 13 سونے، 13 چاندی اور 10 کانسی کے تمغوں کے ساتھ دوسرے، اور میزبان جاپان 13 گولڈ، 4 سلور اور 5 برونز میڈلز کے ساتھ تیسرے نمبر پر موجود۔ مقابلے پی ٹی وی اسپورٹس پر دیکھیے براہ راست۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، خبرنامے کے ساتھ میں ہوں رضوان علی احمد، میں ہوں ہما ملک، اور سپورٹس نیوز کے لیے میں آپ کے ساتھ ہوں گا محمد انیس۔ خبرنامے کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ پاکستان دنیا میں کسی بھی دوسرے ملک سے زیادہ افغانستان میں امن چاہتا ہے۔ پاکستان کے دورے پر آئے پاک افغان یوتھ فورم کے وفد سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ ہماری مستقبل کی تمام معاشی حکمت عملیوں کا انحصار افغانستان میں امن پر مضمر ہے۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ پاکستانی عوام افغانیوں کو پڑوسیوں کے بجائے اپنا بھائی سمجھتے ہیں۔ افغانستان عمل میں بھارت اور پاکستان کے اشتراک کے متعلق سوال کے جواب میں وزیر اعظم نے کہا کہ بھارت نے 5 اگست 2019 میں اقوام متحدہ کی قراردادوں کی خلاف ورزی کرتے ہوئے یک طرفہ طور پر کشمیر کی حیثیت کو تبدیل کیا۔ جب تک بھارت اپنے 5 اگست کے اقدام کو واپس نہیں لیتا اور کشمیر کی خصوصی حیثیت بحال نہیں کرتا، تب تک بھارت سے بات چیت اور پاکستان اسی سہ فریقی افغان امن عمل میں شمولیت کو قبول کرنا ممکن نہیں۔ In 1948, there were 2 resolutions that the people of Kashmir, through a plebiscite, they would decide whether they want to be part of India or Pakistan. Since that right was not given to them, the people of Kashmir have since then struggled to get that right, and Pakistan has backed them. But on 5th August 2019, India took away that statehood, that special status of Kashmir. So from then onwards, Pakistan has broken off all diplomatic relationship with India. And unfortunately, until they restore that statehood, we cannot really have a trilateral talk, which means India, Pakistan, and Afghanistan. I have been to Afghanistan. I have good relationship with President Ghani, and our own relationship has been very good. Except that recently there have been statements from Afghanistan which basically accuse Pakistan of what is happening there. And it's very unfortunate because we feel that no country has tried harder than Pakistan to force the Taliban to get on the dialogue table, first with the Americans and then trying to get them on a dialogue table with the Afghan government. But no country has tried as hard as we have. پاکستان میں سول اور عسکری اداروں کے افغانستان امن عمل میں ایک پیج پر ہونے کے سوال کے جواب میں وزیر اعظم نے کہا کہ میرا ہمیشہ سے یہی موقف رہا ہے کہ افغان مسئلے کا حل عسکری نہیں بلکہ سیاسی طریقے سے ہی ممکن ہے، اور حکومت کو اس موقف پر عسکری اداروں کی مکمل حمایت حاصل ہے۔ There is a feeling in Afghanistan, and unfortunately this feeling is deliberately being perpetuated by India, that Pakistan is controlled by the military establishment. All the policies, foreign policies that my government has made have been part of a manifesto. They have been part of a manifesto for the past 25 years. Whatever foreign policy I have had has been part of my party's manifesto. So I always believed that there was no military solution in Afghanistan. I always believed that eventually there will have to be a political settlement in Afghanistan. It's exactly what I have been saying for 15 years, what I've been saying since I've been in government for the last 3 years. The Pakistan Army fully supports the government. I always wanted to have peace with India. The Pakistan Army has fully backed all my
initiatives towards India for peace. It's India that refuses to have peace because India today is controlled by the RSS ideology, which is anti-Pakistan and anti-Muslim. ایک سوال کے جواب میں وزیر اعظم نے کہا کہ حالیہ بیانات میں افغان رہنماؤں نے پاکستان کو افغان بحران کا ذمہ دار ٹھہرایا، جو کہ انتہائی افسوس کی بات ہے۔ پاکستان نے پہلے امریکہ اور پھر افغان حکومت کے ساتھ مذاکرات کے لیے طالبان کو قائل کرنے کے لیے سخت جدوجہد کی ہے۔ خطے کا کوئی اور ملک پاکستان کی کوششوں سے برابری کا دعویدار نہیں ہو سکتا۔ افغانستان میں کھیلوں کے فروغ، خاص طور پر کرکٹ کے حوالے سے سوال کے جواب میں وزیر اعظم نے کہا کہ کرکٹ کی تاریخ میں کسی دوسرے ملک نے اتنے کم وقت میں ترقی نہیں کی جتنی افغانستان نے کی، جس کی بڑی وجہ افغانی مہاجرین کا پاکستان میں قائم کیمپس میں کرکٹ کا سیکھنا ہے، جو قابل تعریف ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کا پاک افغان یوتھ فورم کے وفد سے ملاقات کا مقصد پاک افغان تعلقات، پاکستان کے افغانستان میں پائیدار امن کے لیے اٹھائے گئے اقدامات اور خطے کی مجموعی صورتحال کے حوالے سے حکومت کا موقف واضح کرنا اور نوجوانوں کو پاکستان کی افغان امن عمل کے لیے کوششوں کے بارے آگاہی دینا تھا۔ ملاقات کرنے والوں میں افغانستان سے تعلق رکھنے والے صحافیوں، ایڈیٹرز، فلم سازوں، کاروباری شخصیات، صنعت کاروں اور دفاعی تجزیہ نگار شامل تھے۔ وفاقی وزیر اطلاعات چودھری فواد حسین نے اپنے ٹویٹ میں کہا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کی افغانستان سے متعلق گفتگو سن کر مزہ آتا ہے۔ انہوں نے یک و تنہا افغانستان پر بیانیہ تبدیل کیا ہے۔ پچھلی حکومتوں نے ہمیشہ اس معاملے پر شرم محسوس کی۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ وزیر اعظم کی افغان یوتھ فورم کے ساتھ گفتگو پشتو اور دری سب ٹائٹلز کے ساتھ آن ایئر کی گئی۔ وزیر مملکت اطلاعات و نشریات فاروق حبیب کا کہنا ہے کہ پاکستان کی کوشش ہے افغانستان میں امن قائم ہو، پرامن افغانستان ہی پاکستان کے مفاد میں ہے۔ اسلام آباد میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر مملکت اطلاعات نے کہا کہ افغانستان کے لوگ علاج معالجے کے لیے پاکستان آتے ہیں، ہمارے دروازے افغان بھائیوں کے لیے کھلے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ افغان جنگ سے پاکستان کی معیشت کو نقصان پہنچا، پاکستان کی کوشش ہے افغانستان کے تمام سٹیک ہولڈرز مل کر کسی نتیجے پر پہنچیں۔ افغانستان میں امن و استحکام کے لیے عالمی سطح پر کوششوں میں تیزی آ رہی ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل کی نمائندہ خصوصی ڈیبورا لیونز نے کابل میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اگر امن مذاکرات میں پیش رفت نہیں ہوتی تو دنیا طالبان کے ساتھ کام نہیں کرے گی۔ معنی خیز مذاکرات کے بغیر طالبان کو عالمی برادری کے لیے قابل عمل شراکت دار کے طور پر نہیں دیکھا جائے گا اور نہ ہی کوئی ڈونر افغانستان میں کام کرنے کے لیے رضامند ہوگا۔ افغان صدر اشرف غنی نے کہا کہ ہم افغانستان کے مستقبل پر یقین رکھتے ہیں، اس لیے امن کی خاطر وقت سے قبل انتخابات کے انعقاد کی بھی پیشکش کی ہے۔ عالمی برادری کی یقین دہانی پر لویا جرگا نے 5000 طالبان جنگجوؤں اور منشیات فروشوں کو رہا کرنے کا اقدام اٹھایا۔ صدر اشرف غنی نے کہا کہ افغان حکومت سیاسی تصفیے پر یقین رکھتی ہے کیونکہ افغان مسئلے کا کوئی فوجی حل نہیں ہے۔ طالبان کے لیے واحد حل ایک سیاسی معاہدہ ہے جس پر تمام فریقین مطمئن ہوں۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے نئی دہلی میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اگر طالبان طاقت کے بلبوتے پر ملک کا کنٹرول حاصل کریں گے تو افغانستان دنیا میں تنہا رہ جائے گا۔ اینٹونی بلنکن نے کہا کہ معاملے کو پرامن اور بہتر انداز میں حل کرنے کے لیے مذاکرات ہی واحد راستہ ہیں۔ دوسری جانب افغانستان میں سیکیورٹی فورسز اور طالبان کے درمیان شدید لڑائی جاری ہے۔ طالبان نے مزید اسلحہ پر قبضے جبکہ حکومتی فورسز نے طالبان کے قبضے سے کچھ علاقے واپس لینے کا دعویٰ کیا ہے۔ صوبہ ہلمند، جوزجان، بامیان، وردگ، غزنی، پکتیکا، کندہار، نیمروز، بدخشاں، ہرات، ننگرہار اور بلخ میں شدید جھڑپیں جاری ہیں۔ دونوں طرف سے اسلحے کا بے دریغ استعمال کیا جا رہا ہے۔ افغانستان میں امن و استحکام اور سیکیورٹی صورتحال میں بہتری کے لیے چین نے بھی متحرک کردار ادا کرنا شروع کر دیا ہے۔ اسی سلسلے میں طالبان کا 9 رکنی وفد ملا برادر رخن کی سربراہی میں چین کے 2 روزہ دورے پر ہے، جہاں انہوں نے تیانجن میں چین کے وزیر خارجہ وانگ ژی سے ملاقات کی۔ چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے میڈیا بریفنگ میں بتایا کہ وفد سے گفتگو میں وزیر خارجہ نے اس بات پر زور دیا کہ افغانستان افغانوں کا ہے اور ملک کے مستقبل کا فیصلہ بھی افغان عوام کے ہاتھ میں ہی ہونا چاہیے۔ وانگ ژی نے کہا کہ افغان طالبان افغانستان میں ایک بنیادی فوجی اور سیاسی قوت ہیں اور توقع ہے کہ وہ افغانستان میں پرامن مفاہمت اور تعمیر نو میں اہم کردار ادا کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ چین افغانستان کا سب سے بڑا ہمسایہ ملک ہے اور اس نے ہمیشہ افغانستان کی خود مختاری، آزادی اور علاقائی سالمیت کا احترام کیا ہے۔ وفاقی وزیر اسد عمر نے کہا ہے کہ ایس او پیز پر عمل درآمد سے کورونا کا پھیلاؤ روکا جا سکتا ہے۔ چاہتے ہیں کسی کا روزگار متاثر نہ ہو اور ملک کی معیشت بھی چلتی رہے۔
इस्लामाबाद में मीडिया ब्रीफिंग देते हुए उन्होंने कहा कि मुल्क भर में मुनज़्ज़म तरीके से वैक्सीनेशन का अमल भरपूर तरीके से जारी है। मुआविन खुसूसी सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान ने कहा कि गुज़श्ता 24 घंटों में कोरोना की शरह में इजाफा हुआ है। कराची में वबा के फैलाव में तेजी दिखाई दे रही है और मुल्क भर में मजमूई तौर पर कोरोना वायरस के फैलाव में तेजी देखने में आ रही है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मस्बत केसेस की शरह 7.53% तक पहुँच गए। कोरोना वायरस के 4,497 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मजीद 76 अफराद जान की बाजी हार गए, जिसके बाद कोरोना वायरस से जान भगोने वालों की मजमूई तादाद 23,207 हो गई। गुज़श्ता रोज़ मुल्क भर में कोरोना के 59,760 टेस्ट किए गए। मुल्क भर में वैक्सीनेशन का अमल तेज़ी से जारी है। NCOC की जानिब से जारी करदा आदाद शुमार के मुताबिक वैक्सीन की अब तक 2,62,46,990 खुराकें लगाई जा चुकी हैं। साइनोफार्म की मजीद 12 लाख वैक्सीन PIA के जरिए पाकिस्तान पहुँच गई हैं। वज़ीर तवानाई हम्माद अजहर ने कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म के क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान के विजन के तहत रवां साल मुल्क में बिजली से चलने वाली गाड़ियों की पैदावार शुरू हो जाएगी। इस्लामाबाद में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की चार्जिंग और दीगर उमूर से मुतालिक वर्कशॉप से खिताब करते हुए वज़ीर तवानाई हम्माद अजहर का कहना था कि इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी में टैक्स मराद दी गई हैं ताकि ये शोबा तरक्की करे। उन्होंने कहा कि मुल्क में बिजली से चलने वाली गाड़ियों की तैयारी से दरामदी फ्यूल पर इन्हिसार कम और माहौल पर भी मस्बत असरात मुरतब होंगे। दूसरे मुकर्रिरीन ने कहा कि ट्रांसपोर्ट एक अहम शोबा है। बिजली से चलने वाली गाड़ियों की तैयारी, रेगुलेशन, चार्जिंग, स्टैंडर्डाइजेशन और टैरिफ समेत दीगर उमूर पर मुख्तलिफ इदारों को मिलकर काम करना होगा। आगे बढ़ें और यहाँ आपको बताएं कि बलूचिस्तान के साहिली इलाकों में बिजली फराहमी के मामले पर वज़ीर तवानाई हम्माद अजहर का कहना है कि ईरान में बिजली के शॉर्टफॉल से गवादर, तुर्बत और मकरान रीजन में लोड शेडिंग हो रही है। अपने ट्वीट में उन्होंने कहा कि ये इलाके नेशनल ग्रिड से मुंसलिक नहीं हैं। इन इलाकों का दारोमदार ईरान से दरामद की जाने वाली बिजली पर है। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने यह मामला ईरान के साथ उठाया है, ईरान से बिजली की फराहमी मामूल पर लाने की दरख्वास्त की है। वफाकी वज़ीर ने कहा कि साहिली इलाकों को नेशनल ग्रिड से मुंसलिक करने का काम जारी है। नेशनल ग्रिड से मुंसलिक करने के लिए तवील ट्रांसमिशन लाइन की ज़रूरत है। हम्माद अजहर ने कहा कि तरसीली लाइन का यह मनसूबा इंशाअल्लाह 2 साल में मुकम्मल हो जाएगा। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने मनामा में बहरीन के नायब वज़ीर-ए-आज़म शेख मोहम्मद बिन मुबारक अल खलीफा से मुलाकात की और दो तरफ़ा ताल्लुकात, मुख्तलिफ शोबों में ताउन के फ़रोग़ और अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर ख़ारजा ने दो तरफ़ा ताल्लुकात को वुसअत देने के अज़्म का इआदा करते हुए कहा कि पाकिस्तान माशी तरजीहात के एजेंडे पर अमल पैरा है। उन्होंने FATF के मामले पर बहरीन की हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि दोनों मुल्कों के ताउन को फ़रोग़ देने के लिए मुश्तरका वज़ारती कमीशन अहम फ़ोरम है। बहरीनी नायब वज़ीर-ए-आज़म ने बहरीन की तरक्की में पाकिस्तानी कम्युनिटी के अहम किरदार को सराहा। पाक बहरीन मुश्तरका वज़ारती कमीशन के दूसरे इजलास का एलामिया जारी कर दिया गया। इजलास वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी और बहरीन के वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर अब्दुल लतीफ़ बिन राशिद अज़्ज़यानी की मुश्तरका सदारत में मनामा में हुआ। एलामिया के मुताबिक दोनों ममालिक ने तीसरे मुश्तरका वज़ारती कमीशन इजलास का इनेकाद 2022 में इस्लामाबाद में कराने पर इत्तेफाक किया है। इजलास में सियासी, मुआशी, तजारती शोबों के अलावा बैंकिंग, सनतों, अवामी सेहत, आला तालीम, समंदर पार रोज़गार, सकाफत और ज़राअत समेत दीगर शोबों में दो तरफ़ा ताउन में इजाफे पर गौर हुआ। इजलास में दोनों मुल्कों के ताजरों के दरमियान रवाबित के लिए मिलकर काम करने पर इत्तेफाक किया गया। पाकिस्तान और बहरीन के मुख्तलिफ इदारों के दरमियान ताउन के लिए समझौतों पर भी इत्तेफाक किया गया। इजलास के मौके पर बहरीन डेवलपमेंट बोर्ड और सरमायाकारी बोर्ड पाकिस्तान के दरमियान मुआहदे पर दस्तखत भी किए गए। जारी एलामिया के मुताबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि पाकिस्तान और बहरीन के दरमियान ताल्लुकात यकजहती और दोस्ती पर मबनी हैं। पाकिस्तान और बहरीन की जानिब से मुख्तलिफ शोबों में तजर्बात का तबादला दोनों ममालिक के मुश्तरका मफाद में है। बहरीन के वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान और बहरीन के दरमियान गहरे दो तरफ़ा ताल्लुकात में इजाफे के अज़्म का इज़हार किया। दोनों मुल्कों के दरमियान तजारती और माशी ताउन के लिए काविशें अहम हैं। सेनेटर डॉक्टर सानिया निश्तर मुआविन ख़ुसूसी बराए समाजी तहफ़्फ़ुज़ तख़फ़ीफ़ गुरबत ने आज आलमी इदारे सेहत की जानिब से मुनक़िदा आलमी मुज़ाकरे से खिताब किया। आला सतही आलमी मुज़ाकरे का इनेकाद आज आलमी यौम अमराज़ जिगर की मुनासबत से किया गया था। तकरीब में डॉक्टर सानिया के हमरा मिस्र, मंगोलिया और ब्राज़ील के वज़रा भी मुकर्ररीन में शामिल थे। अपने खिताब में डॉक्टर सानिया ने एहसास के तहत सेहत इमदाद के मुनफरिद प्रोग्राम एहसास तहफ़्फ़ुज़ पर रोशनी डाली। आलमी सतह पर माहिरीन की जानिब से एहसास तहफ़्फ़ुज़ प्रोग्राम को भरपूर सत्ताइश हासिल हुई।
वफाकी वज़ीर इत्तलात चौधरी फवाद हुसैन ने कहा है कि पाक चीन सिफारती ताल्लुकात के 70 साला जश्न में 5 पाकिस्तानी फिल्मों की बीजिंग में नुमाइश भी शामिल है। अपने ट्वीट में वफाकी वज़ीर ने कहा कि फिल्म मेकर्स बैनुल-अक़वामी सामीन के लिए मवाद तैयार करें। आपकी फिल्म दुनिया को दिखाने के लिए वज़ारत इत्तलात आपके साथ शिराकत दारी करेगी। और यहाँ आपको बताएं कि हल्का PP 38 सियालकोट में ज़िम्ने इंतखाब गैर हतमी नताइज के मुताबिक तहरीक इंसाफ के एहसन सलीम बरियार कामयाब हो गए। इलेक्शन कमीशन ने फार्म 47 का नतीजा जारी कर दिया। एहसन सलीम बरियार 62,657 वोट लेकर कामयाब हुए। इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए एहसन सलीम बरियार का कहना था कि अवाम ने PTI पर जिस एतमाद का इजहार किया, मैं उसका शुक्रगुजार हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे पहले अल्लाह ताला का करोड़ दफ़ा शुक्र अदा करूंगा, उसके बाद अपने हल्के की आवाम का, जिन्होंने इस नाचीज़ पे और अपने लीडर इमरान खान पे ये भरोसा किया और जिस हल्के को नून लीग अपना किला समझती थी, अल्हम्दुलिल्लाह आज उसकी दीवारें हमेशा के लिए गिरा दी। और हम यकीन दिलाते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत इस हल्के में इतना काम करेगी कि इंशाअल्लाह ताला दोबारा यहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अलावा कोई नहीं आ सकेगा इंशाअल्लाह। वफाकी वज़ीर इत्तलात चौधरी फवाद हुसैन ने कहा कि कश्मीर इलेक्शन में कामयाबी के बाद सियालकोट में भी PTI ने मैदान मार लिया है। अवाम का ये एतमाद इमरान खान के सियासी विजन की कामयाबी की अलामत है। तहरीक इंसाफ नए निज़ाम की तश्कील के लिए अपनी कोशिशें जारी रखेगी। वज़ीर ममलकत इत्तलात और नशरियात फ़रूख हबीब ने कहा कि PP 38 सियालकोट में नून लीग को एक मरतबा फिर बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली की नशिस्त हल्का LA 16 शर्क़ी बाग के 4 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा पोलिंग आज सुबह 8 बजे शुरू हुई, जो बगैर किसी वक्फे के शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। 25 जुलाई को होने वाले आम इंतखाबात में इस हल्के के 2 पोलिंग स्टेशन पर बदनज़मी की वजह से बैलेट पेपर्स खराब कर दिए गए थे, जबकि 2 पोलिंग स्टेशन पर सिरे से पोलिंग नहीं हो सकी थी। इलेक्शन कमीशन की जानिब से इन 4 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा वोटिंग कराने का फैसला किया गया। PTI के नामजद उम्मीदवार सरदार मीर अकबर खान और पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार सरदार कमरुज़्ज़मा में कांटेदार मुकाबला है। चारों पोलिंग स्टेशन हसास तरीन करार दिए गए हैं और सिक्योरिटी इंतहाई सख्त कर दी गई है। 4 पोलिंग स्टेशन पर 400 पुलिस कमांडोज भी तैनात हैं, जिनको पाकिस्तान आर्मी की रैपिड रिस्पांस फोर्स की मदद हासिल होगी। डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर की हदूद में दफ़ा 144 का निफाज है और कोई भी गैर मुतल्लिका शख्स दाखिल नहीं हो सकता। चारों पोलिंग स्टेशन पर वोटर्स की मजमूई तादाद 2380 है। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने कहा है कि अवाम अपोजिशन के नहीं, हुकूमती बयानिए के साथ मुत्तहिद खड़ी है। सियालकोट ज़िमनी इंतखाबात में कामयाबी पर पार्टी वर्कर्स और आवाम को मुबारकबाद देते हुए गवर्नर पंजाब ने कहा कि आवाम तहरीक इंसाफ की क़यादत और पॉलिसियों पर एतमाद करते हैं। पहली बार इक़्तिदार नहीं, मुल्क व कौम को मजबूत और मुस्तहकम बनाने पर काम हो रहा है। सियालकोट में कामयाबी ने पाकिस्तान और तब्दीली के एजेंडे की जीत है। उन्होंने कहा कि कोरोना के बावजूद पाकिस्तान माशी खुशहाली की जानिब गामजन हो चुका है। अपोजिशन को भी पता चल चुका है कि इलेक्शन अब 2023 में ही होंगे। चेयरमैन वज़ीर आला शिकायत सेल सरगोदा डिवीजन हसन इनाम पराचा ने लाहौर में पंजाब के वज़ीर आला सरदार उस्मान बस्तार से मुलाकात की। मुलाकात में सियासी सूरत हाल और तरक्याती मनसूबों पर बातचीत हुई। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि भलवाल को ज़िले का दर्जा देने का जायज़ा लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने हर ज़िले के लिए अलहदा डेवलपमेंट पैकेज तैयार किया है और सरगोदा डिवीज़न की तरक्की के लिए अरबों रुपए के मंसूबे पर काम शुरू हो चुका है। उन्होंने कहा कि सालम ता सरगोदा रोड, भेरा ता मलकवाल रोड, म्यानी ता पकफाल रोड, अलीपुर ता 30 वालाना रोड के मंसूबों की मंजूरी दे दी गई है और सरगोदा डिवीज़न के स्कूल्स की भी अपग्रेडेशन होगी। हसन इनाम पराजा ने अरबों रुपए के खुसूसी पैकेज पर वज़ीर आला उस्मान बस्तार का शुक्रिया अदा किया। गैर कानूनी तौर पर भारत के ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर में कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने तनाज़ा कश्मीर को आलमी फोरम्स पर उजागर करने की कोशिशों पर पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान का शुक्रिया अदा किया है। KMS के मुताबिक कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के वाइस चेयरमैन गुलाम अहमद गुलजार ने श्रीनगर से अपने तहनीती पैगाम में कहा कि तहरीक आज़ादी कश्मीर के बेस कैंप आज़ाद कश्मीर के अवाम ने कश्मीर का मुकदमा बेहतर अंदाज में लड़ने पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की भरपूर हिमायत की है। उन्होंने वज़ीर आज़म इमरान खान से अपील की है कि वो मकबूजा जम्मू कश्मीर में 10 लाख काबिज़ भारतीय फ़ौज की जानिब से जारी बर्बरियत और नौआबादियाती अमल को आगे बढ़ाने पर भारत के खिलाफ आलमी सतह पर सिफारती कोशिशें मज़ीद तेज़ करें।
उन्होंने कहा कि मकबूजा जम्मू कश्मीर के हुर्रियत पसंद अवाम ने हमेशा पाकिस्तानी अवाम और हुकूमत की मुखलिसाना हिमायत से अपनी तवक्कुआत वाबस्ता रखी हैं। भारतीय फौजियों ने श्रीनगर के इलाके नादरगंज पीरबाग में महासर और घर घर तलाशी की कार्रवाइयों के दौरान तमाम दाखिली और खारजी रास्तों को बंद कर दिया। भारतीय पुलिस ने जिला पुलवामा के इलाके अवंतीपुरा में एक नौजवान साहिल अहमद को गिरफ्तार कर लिया। हाल ही में भारतीय फौजियों के हाथों शहीद होने वाले एक नौजवान इमरान डार के अहले खाना ने पुलिस के दावे को मुस्तरद करते हुए कहा है कि वो एक आम शहरी था और भारतीय फौजियों ने इसे जिला कुलगाम के इलाके मूंद में महासर तलाशी की कार्रवाई के दौरान मावराए अदालत कत्ल किया था। KMS की जानिब से जारी की गई एक तज्जियाती रिपोर्ट में कहा गया है कि दुनिया की बड़ी ताकतें फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स को दीगर ममालिक पर दबाव डालने की खातिर एक सियासी और सिफारती हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रही हैं। भारत के हालिया एतराफ़ कि पाकिस्तान की FATF की ग्रे लिस्ट में बदस्तूर मौजूदगी में उसका किरदार है, ये साबित करता है कि निगरान इदारे ने भारत की तरफदारी की है। रिपोर्ट में खबरदार किया गया है कि पाकिस्तान के खिलाफ अपने हकीर सियासी अज़ाइम के लिए FATF जैसे आलमी फोरम्स का इस्तेमाल करते हुए भारत उसकी साख को तबाह कर रहा है। उधर जिला किश्तवाड़ में धचन के इलाके हिंजर में बादल फटने से 6 अफराद जाँ बहक और 19 लापता हो गए। 6 रिहायशी मकानात और एक राशन डिपो भी तबाह हो गया। श्रीनगर के इलाके नूरबाग में आतिशज़दगी के एक वाक़े में 8 रिहायशी मकानात जलकर खाकस्तर हो गए। कश्मीरों को इक़्तिसादी तौर पर कमज़ोर करने की गरज से भारतीय फ़ौज की हिमायत याफ्ता नामालूम अफराद ने जिला कुपवाड़ा में सेब के दरख्तों को काटना शुरू कर दिया है। सोगाम के इलाके में मोहम्मद रफ़ीक शेख के बाग को तबाह कर दिया गया। बर्लिन में पाकिस्तानी कम्युनिटी की जानिब से मुनक़िदा अपनी नौयत की पहली कश्मीर कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए पाकिस्तान की नायब सफ़ीर सारा खान समेत मुकर्रिरीन ने इस अज़्म का इज़हार किया कि वो भारत के गैर कानूनी कब्जे से कश्मीर की आज़ादी तक एहतजाज जारी रखेंगे। आलमी इदारा सेहत ने खबरदार किया है कि कोरोना वबा पर काबू पाने के लिए आइंदा 1.5 से 2 माह के दौरान कोवैक्स प्लेटफॉर्म से वैक्सीन की 25 करोड़ खुराकें मौसूल हो जाएंगी। कोरोना वैक्सीन की ये खुराकें 92 गरीब मुल्कों में तकसीम की जाएंगी, जिनके अखराजात डोनर्स उठाएंगे। अमरीका में 24 घंटे में 76,000 से ज़्यादा नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। कोरोना की भारतीय किस्म डेल्टा के फैलाव के सबब अमरीका ने सफरी पाबंदियां बरकरार रखने का फैसला किया है। बरतानिया ने कोरोना की मुकम्मल खुराकें लगवाने वाले अमरीकी शहरियों को मुल्क में दाखिले की इजाज़त दे दी है। ताहम यूरोप के 26 ममालिक पर सफरी पाबंदियों का इत्तलाक बरकरार है। अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक दुनिया भर में अब तक 42 लाख से ज़्यादा हलाक थे, जबकि 19 करोड़ 66 लाख से ज़्यादा अफराद मुतासर हो चुके हैं। उधर भारत में कोरोना की सूरत हाल रोज़ बरोज़ ख़राब होती जा रही है। मुख्तलिफ रियासतों में मस्बत केसेस की तादाद में मुसलसल इजाफा देखा जा रहा है। भारतीय मीडिया के मुताबिक सेहत सहूलियात की अदम दस्तयाबी और हुक्काम की गफलत के बायस कोरोना की नई लहर पर काबू पाना मुश्किल हो गया है। ताज़ा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक भारत में गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 43,000 से ज़्यादा नए केसेस रिपोर्ट हुए, जिसके बाद कोरोना से मुतासर अफराद की मजमूई तादाद 3 करोड़ 15 लाख से तजावुज़ कर गई। मज़ीद 600 से ज़्यादा हलाकतों के बाद मजमूई तादाद 4,22,000 से बढ़ गई। भारत में एक्टिव केसेस की तादाद 4 लाख से ज़्यादा है। और न्यूयॉर्क के शहरी अब कोरोना वैक्सीन लगवाने पर हुकूमत की जानिब से $100 का इनाम वसूल कर सकेंगे। न्यूयॉर्क शहर के मेयर बिल डे ब्लेसियो ने अपने एक बयान में कहा कि हम एक प्लान बना रहे हैं जिसके मुताबिक कोरोना वैक्सीन लगवाने पर शहरियों को $100 इनाम के तौर पर दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि जब $100 की बात होगी तो उम्मीद है शहरी बड़ी तादाद में वैक्सीन लगवाने के लिए आएँ। ऐसी ऑफर्स बहुत मौसर साबित हो सकती हैं। दूसरी जानिब न्यूयॉर्क के गवर्नर ने ऐलान किया है कि तमाम सरकारी मुलाजमीन को कोरोना की वैक्सीन लगाई जाएगी। अमरीकी सेनेट ने $1 ट्रिलियन का इंफ्रास्ट्रक्चर बिल मंजूर कर लिया। अमरीकी सेनेट में पेश किए गए इंफ्रास्ट्रक्चर बिल के हक में 67 और मुखालफत में 32 वोट डाले गए। तमाम 48 डेमोक्रेट्स, 2 आज़ाद और 17 रिपब्लिकन्स ने बिल के हक में वोट दिया। 2 माह के मुज़ाकरात के बाद 2 तरफा माहिदे को तमाम सेनेटर्स की हिमायत हासिल हो गई। ये रकम सड़कों, पावर सेक्टर, रेलवेज, ब्रॉडबैंड, पीने के पानी, माहौलियात और एयरपोर्ट्स पर खर्च की जाएगी। इस माहदे में सड़कों के लिए 110 बिलियन, पावर ग्रिड अखराजात के लिए 73 अरब, रेलवे के लिए 66 बिलियन, ब्रॉडबैंड तक रसाई को बढ़ाने के लिए 65 अरब, पीने के साफ पानी के लिए 55 अरब, माहौलियात के लिए 50 अरब, अवामी राहदारी के लिए 39 बिलियन और हवाई अड्डों के लिए $25 अरब शामिल है। अमरीकी सेनेटर्स ने इसे संगे मील करार दिया है।
शदीद बारिशों और सैलाब ने भारतीय रियासत हिमाचल प्रदेश में बड़े पैमाने पर तबाही मचाई है। हुकाम के मुताबिक अब तक मुख्तलिफ वाक़यात में 14 अफराद हलाक हो चुके हैं। जम्मू के इलाके किश्तवाड़ में भी सैलाबी सूरत हाल से कई देहातों में नुकसान पहुंचा, जिससे 7 अफराद हलाक जबकि 36 लापता हो गए। भारतीय हुकाम के मुताबिक गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान शदीद बारिशों से होने वाली हलाकतों की तादाद 160 हो गई है। मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। बांग्लादेश के जनूबी इलाके में मानसून की शदीद बारिशों से सैलाबी पानी रोहिंग्या मुसलमानों के लिए बनाए गए कैंप्स में दाखिल हो गया। हुकाम के मुताबिक सैलाब के बायस बच्चों समेत 6 अफराद हलाक हो गए जबकि मुतादिद अफराद जख्मी भी हुए। एक अंदाजे के मुताबिक कॉकस बाजार में कायम कैंपों में 10 लाख रोहिंग्या मुसलमान आबाद हैं, जिन्हें म्यांमार में फौजी ऑपरेशन के बाद से इन कैंपों में रखा गया है। अजरबैजान और आर्मीनिया की सरहद पर होने वाली झड़पों में 3 आर्मीनियाई फौजी हलाक और 2 जख्मी हो गए। खबर एजेंसी के मुताबिक दोनों मुल्कों के दरमियान सरहद पर फायरिंग के तबादले में आर्मीनियाई फौजियों की हलाकत हुई। हालिया कशीदगी के बाद दोनों ममालिक ने रूस की तरफ से पेश करदा जंगबंदी की पेशकश को कबूल कर लिया है। हालिया हफ्तों में फायरिंग के तबादले की वजह से सरहद पर कशीदगी उरूज पर है। गुज़श्ता साल होने वाली जंग के बाद ये शदीद तरीन झड़प थी। आर्मीनिया की वजारत खारजा ने कहा है कि अजरबैजान जानबूझकर सूरत हाल को ख़राब कर रहा है, जब क्योंकि इसकी अफवाज गैर कानूनी तौर पर आर्मीनिया के खुद मुख्तार इलाके में मौजूद हैं। जबकि अजरबैजान की वजारत दिफा का कहना है कि आर्मीनियाई फ़ौज ने गुज़श्ता रोज़ कलबाजर में अजरबैजान के ठिकानों की तरफ फायरिंग की, जिससे इसके 2 फौजी जख्मी हो गए थे। तुर्की के जनूबी इलाके में जंगल में बड़े पैमाने पर लगने वाली आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी हैं। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने जंगल में लगने वाली आग की तहकीकात का हुक्म दिया है। अंतालिया के गवर्नर का कहना है कि जंगल में आग 4 मकामात पर लगी, जिसे बुझाने की कोशिशें जारी हैं। करीबी इलाकों को खाली करा लिया गया है। तुर्की की ज़राअत के वजीर का कहना है कि जंगल में बड़े पैमाने पर लगने वाली आग को बुझाने के लिए मजमूई तौर पर 19 हेलीकॉप्टर, फायर ब्रिगेड के 400 एहलकार और 108 गाड़ियों समेत एक हवाई जहाज की मदद भी ली जा रही है। ताहम आग लगने के वाक़े में अभी तक किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। ब्राज़ील की रियासत रियो ग्रांडे डो सोल के 13 शहरों में सर्दी की लहर आते ही बारिश और बर्फबारी हुई। मेट्रोलॉजिकल इदारे के मुताबिक सैन फ्रांसिस्को डी पाला, ग्रामाडो, कार्लोस बारबोसा, बीच, हरोल, पेरातेनी, काक्सियास डोसल, मराओ और फ्रोपेला के शहरों में बर्फबारी हुई। इस मौके पर सैन फ्रांसिस्को डी पाउला में सयाहों और मकामी लोगों ने तस्वीर खींची और बर्फबारी से लुत्फानंदोज हुए। सैन फ्रांसिस्को डी पाउला में दर्जा हरारत -2 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचने की उम्मीद है। पाकिस्तान ने अफगान नेशनल आर्मी के 5 एहलकारों को महफूज रास्ता देते हुए अफगान हुकाम के हवाले कर दिया। ISPR के मुताबिक अफगान फौजियों को ज़ाब्ते की कार्रवाई के बाद नवाबास बाजोड़ में अफगान हुकाम के हवाले किया गया। अफगान फौजियों को उनकी दरख्वास्त पर अरोंदो चित्राल सेक्टर में पाक फौज की जानिब से महफूज रास्ता दिया गया। खलीफा स्वयं दामादे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ज़ुल्नुरैन यानी 2 नूर कहलाने वाले हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की इस्लाम की तरवीज और इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेमिसाल वाक़यात तारीख़ इस्लाम का रोशन बाब है। जबकि 18 ज़िलहज्जा आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का यौम शहादत है। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में रिपोर्ट कर रहे हैं कराची से मोहम्मद ज़ुबैरुद्दीन। खुलफाए राशिदीन में स्वयं खलीफा हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु अन्हु का सिलसिला नस्ब 5वीं पुश्त में अब्द मनाफ पर रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जा मिलता है। अल्लाह ताला ने हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु को खूब माल अता फरमाया था और वो इस माल में से बहुत ज़्यादा सखावत फरमाते थे। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु को गनी का लक़ब अता फरमाया और वो गनी के लक़ब से मशहूर हुए। अव्वलीन इस्लाम लाने वालों में अस्साबिक़ून अल-अव्वलून में हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का शुमार होता है। एक और बड़ा एजाज़ जो 4 खुलफाए राशिदीन में हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को हासिल है वो ये कि इनको 2 हिजरतों की सआदत नसीब हुई। एक हिजरत हबशा और फिर उसके बाद जब मक्का से मदीना हिजरत का मौका आता है तो उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला फिर एक मरतबा हिजरत के लिए कदम बढ़ाते हैं। सैयदना हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु ने 24 हिजरी में निज़ाम खिलाफत को संभाला। आपके कारनामों में फ़ौज की जदीद अस्करी अंदाज में तश्कील,
فتوحات کی وسعت جس میں افریقہ میں طرابلس، برقع، مراکش، جبکہ ایران کی فتح افغانستان، خراسان اور ترکستان سمیت آرمینیا، آذربائیجان مفتوح ہو کر کوہ قاف تک پہنچی۔ بحری فتوحات کا آغاز بھی آپ رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت سے ہی ہوا۔ آپ کے نظام خلافت میں اعمال کی مجلس شورا، اختیارات کی تقسیم، حکام کی نگرانی، ملکی نظم و نسق، بیت المال، تعمیرات، مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توسیع شامل ہیں، جبکہ آپ کو جامع قرآن بھی کہا جاتا ہے، جس میں قرآن مجید کو اختلاف و تحریف سے محفوظ کرنا اور اس کی عام اشاعت شامل ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے بےحد محبت کرتے تھے، جبکہ آپ کے نکاح میں ایک کے بعد 2 بیٹیاں نکاح میں آئیں، جس کی وجہ سے آپ کو ذو النورین بھی کہا جاتا ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ کو شورش پسندوں اور باغیوں نے محاصرے کے بعد قرآن کریم کی تلاوت کے دوران شہید کر دیا، جبکہ تاریخ اسلام شہادت کی کوئی دوسری ایسی نظیر پیش کرنے سے قاصر ہے جس میں حاکم وقت امیر المومنین کو چند باغیوں نے شہید کیا ہو۔ آپ کی تدفین 3 دن بعد جنت البقیع میں کی گئی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی زندگی کا ہر پہلو رہتی دنیا تک مسلمانوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ محمد زبیر الدین، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کراچی۔ پولیو کے خلاف مہم کا ہراول دستہ اور ہر قسم کے حالات میں قومی خدمت سر انجام دینے والے پولیو ورکرز ہوتے ہیں۔ مہم سے پہلے ان کی تربیت کا خصوصی اہتمام کیا جاتا ہے۔ پنجاب میں جاری ایسی ہی ایک ٹریننگ کے حوالے سے آپ کو بتائیں گے لاہور سے ہما صدف۔ پولیو کے حوالے سے پنجاب کے 10 حساس اضلاع میں 2 اگست سے انسداد پولیو مہم کا آغاز کیا جا رہا ہے، جس میں بہاولپور، ڈیرہ غازی خان، مظفر گڑھ، ملتان، راجن پور، رحیم یار خان، فیصل آباد، شیخوپورہ، راول پنڈی اور صوبائی دارالحکومت لاہور میں 5 سال سے کم عمر 94 لاکھ بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے جائیں گے۔ اس حوالے سے پولیو ورکرز کی تربیتی ورکشاپس جاری ہیں، جن میں ورکرز کو کورونا سے بچاؤ کی حکمت عملی اپناتے ہوئے بچوں کو SOPs کے مطابق قطرے پلانے کا طریقہ سکھایا جا رہا ہے۔ ہر وہ چیز بتائی جاتی ہے جو انہوں نے فیلڈ میں جا کے فیس کرنی ہے۔ تربیت کے ساتھ ساتھ پولیو ورکرز کا پاکستان کے بچوں کو اس وائرس سے بچانے کا جذبہ بھی قابل فخر ہے۔ اگر 5 بچے پولیو کے ڈراپس پیتے ہیں اور 6واں بچہ نہیں پیتا تو وہ جو بچہ رہ جاتا ہے نا، وزیر اعظم عمران خان آج نیا پاکستان ہاؤسنگ اتھارٹی کے تحت LDA اپارٹمنٹس کی کمپیوٹرائزڈ بیلٹنگ کی تقریب کے مہمان خصوصی ہیں۔ یہ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان کمپیوٹرائزڈ بیلٹنگ کے ذریعے خوش نصیبوں میں اپارٹمنٹس، نیا پاکستان ہاؤسنگ اتھارٹی کے تحت خوش نصیبوں میں اپارٹمنٹس تقسیم کریں گے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ مجموعی طور پر 4000 اپارٹمنٹس میں سے نیا پاکستان ہاؤسنگ پروجیکٹ کے تحت 2000 اپارٹمنٹس کی بیلٹنگ آج ہو رہی ہے۔ جی بالکل، LDA سٹی اپارٹمنٹس منصوبہ نیا پاکستان ہاؤسنگ منصوبے کی ہی ایک کڑی ہے، جس میں وزیراعظم کے ویژن کے مطابق 50 لاکھ گھروں کی تعمیر شامل ہے۔ LDA سٹی اپارٹمنٹس منصوبہ نیا پاکستان ہاؤسنگ اینڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی اور LDA کے مشترکہ کاوش ہے۔ اس منصوبے کے تحت LDA کی جانب سے 4000 فلیٹس کی تعمیر کی جا رہی ہے۔ ان میں 2000 اپارٹمنٹس نیا پاکستان ہاؤسنگ اینڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے تحت رجسٹرڈ افراد، جبکہ بقیہ 2000 LDA میں رجسٹرڈ افراد کے لیے مختص کیے گئے ہیں۔ وزیراعظم عمران خان آج نیا پاکستان ہاؤسنگ اتھارٹی کے تحت LDA اپارٹمنٹس کی کمپیوٹرائزڈ بیلٹنگ کی تقریب میں اس وقت موجود ہیں۔ یہ مناظر آپ لائیو اپنی ٹیلی ویژن سکرینز پر دیکھ سکتے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے نیا پاکستان ہاؤسنگ اتھارٹی کے تحت LDA اپارٹمنٹس کی کمپیوٹرائزڈ بیلٹنگ کی۔ 2000 اپارٹمنٹس میں نیا پاکستان ہاؤسنگ پروجیکٹ کے تحت 2000 اپارٹمنٹس کی بیلٹنگ ہو گئی۔ وزیر اعظم عمران خان ان تمام لوگوں کے لیے چھت فراہم کرنے کے لیے پرعزم ہیں جو کرائے کے گھر میں رہتے ہیں یا پھر جن کے لیے اپنا گھر تعمیر کرنا ہمیشہ سے ایک خواب رہا۔ حکومت کی طرف سے ہر اپارٹمنٹ پر 3 لاکھ روپے کی سبسڈی بھی دی جا رہی ہے، جبکہ اپارٹمنٹس وزیر اعظم کے سستی رہائش کے ویژن کے تحت لوگوں کو آسان اقساط پر رہائش فراہم کی جا رہی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے LDA اپارٹمنٹس میں سے 2000 اپارٹمنٹس کی بیلٹنگ آج کی ہے۔ ان اپارٹمنٹس میں 3 لاکھ روپے فی اپارٹمنٹ کی سبسڈی حکومت کی جانب سے دی جا رہی ہے۔ یہ مناظر ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں جب وزیر اعظم عمران خان نے آج 2000 اپارٹمنٹس کی کمپیوٹرائزڈ بیلٹنگ کی ہے۔ جی بالکل، ان اپارٹمنٹس کی کچھ مزید ڈیٹیلز آپ سے شیئر کریں گے۔ اپارٹمنٹس کی کل قیمت ہوگی 27 لاکھ روپے۔ درخواست گزار محض 10% یعنی 2,70,000 بطور ڈاؤن پیمنٹ ادا کریں گے، جبکہ باقی رقم بینکوں کے ذریعے 5 سال سے 20 سال کی آسان اقساط میں ادا ہوگی۔
इस ज़िम्मे में सबसे अहम बात यह है कि कर्ज वापसी का अमल उस वक्त शुरू होगा जब दरख्वास्त गुजार को इसका अपार्टमेंट हवाले किया जा चुका होगा। लाहौर में घरों के लिए जमा कराई जाने वाली दरखास्तों में स्टेट बैंक की जानिब से 3,890 अफराद को मॉर्गेज फाइनेंस के लिए अहल करार दिया गया है। LDA सिटी अपार्टमेंट्स के लिए 2,483 दरखास्तें मौसूल हुई हैं। नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी कम आमदनी वाले अफराद को इनके ज़ाती घरों की फ्राहमी के वज़ीर आज़म इमरान खान के विजन को अमली जामा पहनाने के लिए दिन रात कोशा है। वज़ीर आज़म इमरान खान इससे कबल भी इस अज़्म का इजहार कर चुके हैं। वो तमाम लोग जो अपना घर बनाना चाहते हैं, अपनी छत हासिल करना चाहते हैं, लेकिन कम आमदनी की वजह से वो अपने अखराजात ही पूरे नहीं कर पाते, इसके लिए हुकूमत की जानिब से नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी कायम की गई। वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस हवाले से खुसूसी हिदायत भी जारी की। इस अथॉरिटी के तहत 50 लाख घरों की तामीर पहला हदफ है। आज मज़ीद 2,000 अपार्टमेंट्स जो कि LDA अपार्टमेंट्स के ज़ेर तहत तामीर किए गए, इसकी बैलेटिंग हुई। वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज इसकी कंप्यूटराइज बैलेटिंग की है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज कश्मीर, इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के है। इस दौरान चंद मकामात पर मूसलाधार बारिश का भी इम्कान है। मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान सबसे ज़्यादा बारिश इस्लामाबाद में 132 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। पंजाब के शहरों सियालकोट 118, नारोवाल 82, गुजरात 71, मरी 39, रावलपिंडी 36, कसूर 28 और जेहलम में 22 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। खैबर पख्तूनख्वा के शहरों तख्तबाई में 96, बालाकोट 33, दीर 28, मालम जब्बा 23, काकूल 21 और सैदो शरीफ में 10 मिलीमीटर, कश्मीर में मुजफ्फराबाद में 70, कोटली 61 और रावलाकोट में 29, जबकि गिलगित बल्तिस्तान में चिल्लास 14, बाबूसर 5 और स्तोर में 3 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। नाज़रीन, मौसम के हवाले से मजीद कुछ बात कर लेते हैं। हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं माहिर मौसमियात डॉक्टर अजमत साहब। डॉक्टर अजमत साहब, बहुत शुक्रिया पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ को वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो ये बताएगा कि गुज़श्ता रोज़ हमने देखा इस्लामाबाद में बारिश हुई और सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई। आने वाले दिनों में खासतौर पर रावलपिंडी और इस्लामाबाद का क्या मौसम होगा? ये जो मानसून का पीरियड है, स्पेशली अगस्त के महीने का, इसमें इस तरह की हैवी रेन यकीनन मुतवक्को है और हमें किसी भी अनटुवर्ड सिचुएशन के लिए प्रिपेयर रहना चाहिए। लेकिन इमीडिएटली कोई ऐसा थ्रेट नहीं है जो कमिंग नेक्स्ट 2 डेज में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो इस वक्त जो नेक्स्ट स्पेशली सैटरडे को जो रेन मुतवक्को है वो हमारे चकवाल और जो रिलेटिवली लोअर एरियाज हैं वहाँ पे बारिश होगी, लेकिन इस्लामाबाद में इस तरह की इंटेंसिटी की रेनफॉल मुतवक्को नहीं है। डॉक्टर साहब, जनूबी पंजाब की बात की जाए या फिर अंदरूनी सिंध की बात की जाए और बलूचिस्तान के कुछ इलाकों की बात की जाए तो जो सेंट्रल पंजाब बनता है वहाँ पर गर्मी शदीद है, टेम्परेचर्स काफ़ी ज़्यादा और अगस्त के मौसम में, मानसून के मौसम में हब्स बहुत ज़्यादा हो जाता है। वहाँ पर क्या पेश गोई है बारिशों के हवाले से? ये सैटरडे संडे को हमारे जो सेंट्रल पार्ट्स हैं वहाँ पे भी बारिश मुतवक्को है और रिलेटिवली अच्छी बारिश मुतवक्को है, जिससे कि वहाँ पे भी टेम्परेचर सबसाइड हो जाएंगे। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें तो वहाँ पे जो कि बारिश होती ही कम है, उनका जो नॉर्मल एवरेजेस हैं वही उस रीजन की कम है, तो इसलिए वहाँ पे रिलेटिवली जो हबस और गर्मी है वो प्रिवेल करती रहेगी टाइम टू टाइम। ठीक है डॉक्टर साहब, ये भी बताएगा कि पहाड़ी इलाकों की अगर खास तौर पर बात कर ली जाए तो उनमें आने वाले दिनों में मौसम किस तरह का दिखाई देता है? ये हमारे जो ये मरी गलियात और जो KP के स्पेशली जो स्वात और ये इलाके हैं, इनमें यकीनन कम्युनिटीज़ को अलर्ट रहने की ज़रूरत है, क्योंकि मानसून का जब भी इम्पैक्ट पड़ता है तो ये वहाँ पे हैवी रेन होती हैं, क्योंकि उनकी टोपोग्राफी इस तरह की है कि वहाँ पे रेनफॉल जब भी होती है तो हैवी रेन होती हैं। और कमिंग डेज में भी ये जो वीकेंड पे भी वहाँ पे रिलेटिवली हैवी रेन मुतवक्को हैं, इसलिए जो लोग भी इन एरियाज में विजिट पे जा रहे हैं या इस तरह के जा रहे हैं तो उन्हें यकीनन अपने आप को अलर्ट रह के वहाँ पे विजिट करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अजमत हयात। आप बात कर रहे थे पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ से और बात हो रही थी कुछ आने वाले दिनों के मौसम के हवाले से। मानसून की वजह से जो अपर एरियाज़ है वहाँ पर शदीद बारिशों की एक्सपेक्टेशंस हैं और इसके लिए वो तमाम लोग जो सफ़र कर रहे हैं वहाँ पर वो एहतियाती तदाबीर को मलहूज़ खातिर रखें।